नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल खेल अकादमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आप सभी को बताना है अभिनव बिंद्रा को किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा। मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप सभी को बताना है मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। मनिका बत्रा जी का जन्म 15 जून 1995 ईस्वी को हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? आप सभी को बताना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कौन है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किए थे? आप सभी को बताना है प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कौन है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किए थे। प्रश्न 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो आप लोग याद रखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में से तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, संपत्ति कर भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का नेपोलियन बोरलोंग किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोरलोंग किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। भारत का नेपोलियन बोरलोंग समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? आप सभी को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे।
तो आप लोग याद रखिएगा, शिकागो में 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर दिशा में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार राज्य। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, आप सभी को बताना है। हिंद स्वराज के लेखक आप लोग याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। ये सभी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समावेशी विकास से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, जनधन योजना, उज्ज्वला और सौभाग्य, ये सभी योजनाएं समावेशी विकास से संबंधित है। और विमुद्रीकरण जो है ये समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में निष्क क्या था, आप सभी को बताना है। प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा था। क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, सभी को आप लोग ध्यान दीजिए और याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। प्रश्न 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? आप सभी को बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। प्रश्न 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, आप सभी को बताना है। पौधों में लचीलेपन के लिए कोलेन काइमा ऊतक जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? आप सभी को बताना है, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किए थे। और कब किए थे? तो 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? आप सभी को बताना है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है?
तो आप लोग याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्रों पर वनों का आवरण जरूरी है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आप सभी को बताना है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है वह किससे है, आपको बताना है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आप लोग याद रखिएगा रुद्रदामन से है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? इन चार ऑप्शन को देखकर आपको बताना है। वर्धमान महावीर और जीन के नाम से विख्यात है। प्रश्न 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में देखकर इनमें से किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो आप लोग याद रखिएगा नर्तक की मूर्ति यानी कि नाचती हुई मूर्ति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।